हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मैं चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वीडियो 6। आज है डे 6। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं और वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ आनंद CSIR नेट प्रिपरेशन जर्नी डे 6 विच विल बी डीलिंग क्वांटम मैकेनिक्स। एंड आज मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बिल्कुल बेसिक पॉजिटिव से शुरू करूँगा और वो बताऊँगा आपको जो CSIR नेट में एक्चुअली इम्पॉर्टेंट होता है। तो CSIR नेट के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी होती है। कुछ मैंने 9 पॉइंट्स कुल मिला के 10 पॉइंट सेग्रीगेट करके रखा है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और वो सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे सबसे पहला पॉस्टुलेट्स हमें क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़नी होती है, उसके बाद फंक्शंस पढ़ना होता है, उसके बाद ऑपरेटर्स पढ़ना होता है, उसके बाद कम्यूटेटर्स पढ़ना होता है। कम्यूटेटर के बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन की एनर्जी के अंदर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी एंड क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी के अंदर आता है 1D 2D 3D पार्टिकल इन ए बॉक्स। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी बॉक्स में, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इनको मैं पहले देखूंगा, है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग पहले देखेंगे। इसके बाद आता है हाइड्रोजन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ऑर्बिटल स्टडी के बारे में बात करेंगे। तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखने वाले। फिर आता है अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अंदर 2 मेथड्स आते हैं। पहला होता है परटर्बेशन थ्योरी और दूसरा होता है वेरिएशन प्रिंसिपल। ये दोनों थ्योरी को हम लोग एक एक करके देखने वाले, लेकिन हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद अगर ये वाले इंपॉर्टेंट सी वाले मेथड्स की जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है पहले उन टॉपिक्स को देख करके फिर हम आगे बाकी टॉपिक्स को देखेंगे। इसके बाद आता है HMOT, मतलब हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप देख सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, लेकिन VBT और MOT पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। VBT एंड MOT को अलग अलग भी लिख सकते हैं। 7 है तो 8 नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो टोटल 10 हो जाएगा। अभी 9 आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आता है स्पिन वेव फंक्शंस एंड पॉलिश एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल, जिसमें आता है स्लेटर डिटर्मिनेंट भी आता है। डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट ये जो मेथड है ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मतलब। इसके बाद आता है टनलिंग जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इन 10 के 10 टॉपिक्स में से अगर मैं बात करूं तो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उन टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा कम्यूटेटर। तो हम पहले सीखेंगे कम्यूटेटर क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं, उसको उन प्रिंसिपल को कैसे न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर में अगर आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन आती है, इट इज़ अ मैथमेटिकल मेथड इन विच वी कैन इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द 2 ऑपरेटर्स एंड कैन कैलकुलेट द डिफरेंस। तो कोई भी ऑपरेटर कम्यूट कर रहा है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर A और B कोई 2 ऑपरेटर है और मैं कहता हूँ कि अगर A और B कम्यूट करते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाऊंगा। और स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाने का मतलब, कम्यूट करने का मतलब होता है A ऑपरेटर B ऑपरेटर माइनस B ऑपरेटर A ऑपरेटर शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेटर जो है कम्यूट कर रहे हैं आपस में। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑपरेटर यहाँ पे कम्यूट करता है। अगर ऐसा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे A इज इक्वल टू, मतलब A ऑपरेटर B ऑपरेटर विल बी इक्वल टू B ऑपरेटर A ऑपरेटर, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर A ऑपरेटर B ऑपरेटर के बराबर है, अगर ये इक्वल टू 0 तो ये भी इक्वल टू 0 होगा। क्यों? अगर आप चेक करना चाहते हो तो देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि A ऑपरेटर B ऑपरेटर के बराबर होता है, तो अगर B ऑपरेटर और A ऑपरेटर की मैं अगर कहता हूँ कम्यूट करता है तो B ऑपरेटर A ऑपरेटर माइनस A ऑपरेटर B ऑपरेटर, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्योंकि B ऑपरेटर A ऑपरेटर B ऑपरेटर के बराबर है तो A ऑपरेटर B ऑपरेटर माइनस A ऑपरेटर B ऑपरेटर शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर ये भी इक्वल टू 0 हो गया मतलब ये भी कम्यूट कर रहा है, यानी कि अगर A ऑपरेटर B ऑपरेटर कम्यूट करेगा तो B ऑपरेटर A ऑपरेटर भी कम्यूट करेगा। इसकी वैल्यू भी सेम होगी, इसकी वैल्यू भी इक्वल टू 0 होगी। सो वी कैन टेल दैट A ऑपरेटर B ऑपरेटर कैन बी इंटरचेंज, इनकी प्लेस को जो है इंटरचेंज करी जा सकती है। सो इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कम्यूटेटर। सो A ऑपरेटर B ऑपरेटर अगर कम्यूट करता है तो शुड बी इक्वल टू 0, है ना। यही बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A। अगर A और B ऑपरेटर कम्यूट करते हैं आपस में तो हम इनकी वैल्यू को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इनको यूज़ करके, इन ऑपरेटर को यूज़ करके फंक्शंस पे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो X ऑपरेटर है और X ऑपरेटर हमारा पोजीशन वेक्टर है और V ऑपरेटर जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये आपस में कम्यूट करते हैं। बट एक्चुअली हम जानते हैं कि अगर हकल रूल को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोग अगर हम देखेंगे तो अगर कोई अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एनी 2 पैरामीटर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट द सेम टाइम। जैसे पोजीशन और मोमेंटम की बात करें
तो ये दो वैल्यूज़ की एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हम एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू h/4 पाई, है ना। इसको हम प्रूव कर सकते हैं इसके बेसिस पे। लेट अस सपोज कि अगर ये वैल्यूज़ कम्यूट करती तो इसकी वैल्यू क्या होती, x ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर माइनस पी एक्स ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर, है ना। अगर फंक्शन ऑफ एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर इज इक्वल टू, अगर मैं इस पे लगाता कोई फंक्शन होता इस पे, तो इसकी वैल्यू होती फंक्शन ऑफ एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर माइनस पी एक्स ऑपरेटर एक्स ऑपरेटर। नाउ पी ऑपरेटर एक्स की वैल्यू जो होती है ये होता है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये वैल्यू बन जाएगी x, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूँ माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स माइनस माइनस ऑफ आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स एक्स एंड फंक्शन ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस एच कट, है ना, एक्स डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट आई बाई डी बाई डी एक्स, और इस तरह बन जाएगा एक्स एफ एक्स, क्योंकि दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है, दोनों एक्स है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट पे यहाँ पे लगा देंगे चेन रूल। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल अप हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आप इसको पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये कैंसिल होने के बाद फंक्शन भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई एच कट, है ना, आयोटा एच कट दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं हो सकती, है ना, और अगर 0 के बराबर नहीं हो सकता मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक्स एंड पी एक्स are not committing to each other, so their values cannot be determined at the same time। उनकी वैल्यूज को हम सेम टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। सो अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर कंप्यूट करें तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगा, नहीं 0 के बराबर है मतलब नॉट कम्यूटिंग टू ईच अदर। अगर कोई वैल्यू ऑपरेटर की प्लस के फॉर्म में आती है, मतलब अगर मैं इसको एक्सपैंड ऐसे करता हूँ तो हम कहेंगे ये एंटी कम्यूटर है, दे आर नॉट कम्यूटिंग टू ईच अदर, है ना। एंटी कम्यूटर एक प्रॉपर्टी है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला एंटी सिमेट्रिक क्या आता है, अगर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर है तो इसको हम लोग माइनस ऑफ बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर लिख सकते हैं। इसकी अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी लीनियरिटी क्या कहलाता है, अगर मान लो ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर है प्लस सी ऑपरेटर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी ऑपरेटर प्लस ए सी ऑपरेटर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। ए को एक बार बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को एक बार सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे दोनों को ऐड कर दिया, है ना। इसकी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखेंगे हम। उसी तरह से ए प्लस बी कॉमा ए प्लस सी प्लस डी है तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को सी से और बी को अगेन डी से, तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएंगे, सभी को सम कर देंगे हम लोग, है ना। इसकी वैल्यू बनेगी ऐसे। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि भाई जो अगर मान लो कोई ऑपरेटर है तो इसके लिए हम लोग किस तरह से इसकी यूज करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए अगर हमारे पास यहाँ पे और बी सी इस तरह से ए कॉमा बी सी है तो ए बी के ऑर्डर को सेम रखेंगे, ए बी, सी को हम लोग एक बार बाद में लिखेंगे, सी को एक बार आगे लिख सकते हैं। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग। अगर कोई दो ऑपरेटर है तो हमेशा ही आपस में कम्यूट करेंगे, एक ऑपरेटर अपने कांस्टेंट के साथ हमेशा कम्यूट करेगा, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी, है ना। इसके बाद है द कम्यूटर, मान लो अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई कम्यूटर है एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, अगर इक्वल मान लो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करने बोल दिया तो कैसे कैलकुलेट करोगे। एक्स पोजिशन वैक्टर है और पी एक्स मोमेंटम वैक्टर है, तो अगर मान लो एक्स स्क्वायर पी एक्स है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स इंटू पी एक्स। इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो पी एक्स एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स लिख सकते हैं इसको। अब हम जानते हैं कि जो x टू द पावर n px है इसकी वैल्यू होती है n आयोटा h कट x टू द पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू ये होती है ना। जो कांस्टेंट जो ये वाला टर्म है ये बाहर आ जाता है ना, nx n माइनस 1 टाइप से। उसी तरह से हमने इसको तोड़ना है ना। आयोटा h कट जो है बीच में एक फैक्टर आता है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो ये px तो यहीं पे px यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू को मैं लिख दूंगा 2 आयोटा h कट x, उसी तरह से प्लस 2 आयोटा h कट x px इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट टर्म जो कि है जैकोबियन आइडेंटिटी। जैकोबियन आइडेंटिटी क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा सर्कल है, इस सर्कल पे 3 पॉइंट्स है, मान लीजिए 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। इन 3 पॉइंट्स में मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मान लीजिए ऐसा कोई 3 पॉइंट है, ए बी सी नाम दे दिया हम लोग, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर ए से शुरू करेंगे तो हमें बी और सी सीक्वेंस में मिलेगा, तो ए को बाहर रखा, बी और सी सीक्वेंस में हमने लिख दिया। उसी तरह से सी को बाहर रखा,
बी और ए सीक्वेंस में आ गया, और बी को बाहर रखा तो सी और ए और सी सीक्वेंस में आ गया। सी को बाहर रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास यहाँ पे, हाँ, सी को बाहर रखेंगे तो बी और ए आएगा, और बी को बाहर रखेंगे तो ए और सी आएगा हमारे पास सीक्वेंस में। इन तीनों का सम हमेशा 0 के बराबर होगा। इसी आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं जैकोबियन आइडेंटिटी। तो पार्ट 1 के वीडियो में ज़्यादा बिना लंबा किए हुए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 2 वीडियो, और वो हम कल ही आपको अपलोड करके दिखाएंगे। जल्दी से हमारा वो वीडियो आएगा, तो उस वीडियो में मैं आगे के कुछ एग्जांपल्स भी रखूँगा और कुछ आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करते हैं और आगे वाले टर्म्स को कैसे हम लोग जानते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपके लिए जो है यूज़फुल रहा होगा। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स अगर चाहिए तो मैं इसका PDF भी आपको जो है वो फ्री में आपको दे सकता हूँ। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट DM करिए, मैं हाई करिए, कमेंट में हाई करिए, मैं आपको डायरेक्ट DM कर दूँगा इसका जो है PDF फाइल। थैंक यू।